हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब सबसे पहले हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो है डेफिनेशन देखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन, सिलेक्टिव डीमाइलेशन और ग्लायोसिस, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि पर्सन की खुद की ही इम्यूनिटी की वजह से जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। खुद की इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही जो है माइलिन शीथ जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसके अब माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी वजह से जो है नर्व कंडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे वही दिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज characteristic by inflammation, selective demyelination and gliosis। ये तीन इसके मेन फीचर्स हैं। Multiple sclerosis occur as a result of destruction of myelin sheath resulting in impaired transmission of nerve impulses। अब ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है इसमें माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। It was first defined by the Jean Charcot in 1868। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में सबसे पहले जीन चारकोट ने 1868 में बताया था by its clinical and pathological characteristics। उन्होंने बताया था कि इसमें पैरालिसिस होता है एंड द कार्डिनल सिम्टम ऑफ इंटेंशनल ट्रीमर, स्कैनिंग, स्पीच एंड निस्टैग्मस। इसीलिए इसे जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम जो है वो है चारकोट ट्रायड। अब यहाँ पे जो है एक नॉर्मल नर्व दिखाई गई है, उसके आजू बाजू जो है माइलिन की शीथ है। अब जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो ये जो माइलिन शीथ है वो डैमेज होने लगती है, और ये जो डैमेज है माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन है वो खुद की ही इम्यूनिटी की अटैक की वजह से होता है। अब एपिडेमियोलॉजी, तो सबसे ज्यादा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो 20 to 40 ईयर्स की एज में होती है। वो चिल्ड्रन में काफी कम होती है और उसके जो सिम्टम्स है वो जनरली ओल्डर देन 50 एज में आना स्टार्ट होते हैं। मेल फीमेल रेशियो देखे तो उसमें होता क्या है कि ये डिसीज जो है वुमेन में ज्यादा कॉमन है कंपैरिजन टू मेन। सो द ऑनसेट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस टिपिकली ऑकर बिटवीन 20 and 40 years of age। Multiple sclerosis is rare in children as is onset of symptom in adult older than 50 years। The disease is more common in women than in men by a ratio of 2:1 to 3:1। एपिडेमियोलॉजी के बाद इटियोलॉजी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अगर पर्सन की फैमिली मेंबर में है, किसी को फैमिली हिस्ट्री में है, तो ऐसे पर्सन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The risk of multiple sclerosis increased in person with affected family member। Although individuals do not inherit the disease, they may inherit the genetic susceptibility to immune system dysfunction। इसमें क्या होता है कि ये डिसीज इनहेरिट नहीं होती, पर इसमें होता क्या है कि अगर किसी को है तो इम्यून सिस्टम में जो है डिसफंक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। When person with genetic susceptibility are exposed to the viral agent, then the immune system respond with activated myelin reactive lymphocytes, a concept known as molecular mimicry। अब होता क्या है कि कोई पर्सन में पहले से फैमिली हिस्ट्री है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो अगर ऐसा पर्सन जो है किसी वायरल एजेंट के पास आए तो उसको जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क और भी बढ़ जाता है अगर पर्सन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और पर्सन स्मोकिंग करता हो। तो ये था इटियोलॉजी के बारे में। अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि कोई पर्सन में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है और ऐसे पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि उसका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो क्या करेगा
टी सेल्स, CD4 हेल्पर सेल्स, बी सेल्स, ये सबको एक्टिव कर देगा। अब ये जो भी सेल्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और फिर वहां पे जाके जो है ऑटो एंटीजेंस को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पे पहले देखो, इन्फेक्शन और वायरस, पर्सन में वायरल इन्फेक्शन आया, देन द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल। इसकी वजह से जो है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इम्यून सेल एक्टिव हुए। देन these cell cross the blood brain barrier. In turn, these cell active auto antigens producing autoimmune cytotoxic effect within the CNS. This process can be viewed as form of friendly fire. T cell recognized myelin as a foreign invading virus and stimulating inflammatory response triggering other immune cell. अब होता क्या है कि ये सारे सेल जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाते हैं और ऑटो एंटीजन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि टी सेल्स जो हैं उनको कैसा लगता है कि माइलिन शीट जो है वो एक तरह से वायरस है और वो उसके खिलाफ जो है स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देता है। अब होगा क्या कि इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉय द माइलिन, माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके अलावा ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। Demyelinated area eventually filled with the fibrous astrocytes and undergo a process called gliolysis. That is, it refers to the proliferation of the neuroglial cell within the CNS and result in glial scars, plaque. अब धीरे धीरे क्या होगा कि जहाँ पे डीमाइलिनेशन हुआ है वहाँ पे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो है वो आने लगेंगे और ग्लायोसिस स्टार्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे ग्लायल स्कार्स बनना स्टार्ट होंगे। At this stage, axon itself become interrupted and undergo neurodegeneration. This believed to the main cause of permanent neurological disability. और जब ये स्कार्स बनेंगे उसके बाद एक्सॉन भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा और उससे क्या होगा, न्यूरोडिजेनरेशन होगा, जिससे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी हो जाएगी। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। अब एडवांस केसेस में क्या होता है, इन एडवांस केसेस देयर आर बोथ एक्यूट एंड डीजनरेटिव लेजन ऑफ वेरिंग साइज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सीएनएस। एक्यूट और डीजनरेटिव लेजन जो होते हैं वो पूरे सीएनएस में होते हैं, ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। लेजन प्राइमरली अफेक्ट द व्हाइट मैटर अर्ली with lesion of gray matter evident in more advanced cases. जनरली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में व्हाइट मैटर जल्दी अफेक्ट होता है और ग्रे मैटर जो है वो एडवांस केसेस पे अफेक्ट होता है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद जो है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टाइप्स, तो 4 टाइप्स का मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। पहला जो है यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझाना चाहा है, रिलैप्सिंग री-एमिटिंग। रिलैप्सिंग री-एमिटिंग में क्या होगा कि पर्सन को एक बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ फिर ठीक हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद वापस होगा, फिर पर्सन ठीक हो जाएगा। ऐसे इंटरमिटेंट अटैक्स आएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो उसे रिलैप्सिंग री-एमिटिंग बोलेंगे। जबकि प्राइमरी प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब एक बार हो गया फिर वो धीरे धीरे करके जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्रोनिक स्टेज में जाता जाएगा प्राइमरीली प्रोग्रेसिव में। अब सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि सबसे पहले रिलैप्स अटैक आएंगे, पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, पर्सन ठीक हो गया, फिर से हुआ, फिर से ठीक हो गया, पर फिर एक बार हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव जैसा बढ़ने लगेगा। फिर प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग, मतलब पर्सन को कंटिन्यूसली हो रहा है और बीच बीच में ज्यादा हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग। तो 4 टाइप का है। अब 4 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है रिलैप्सिंग री-एमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो वो टेबल चार्ट जो है उसमें पहला ही है। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट अटैक्स आएंगे, पहले पर्सन को होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर उसकी फुल या पार्शियल रिकवरी हो जाएगी और फिर से कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद उसको फिर से जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जिस टाइम पे रिलैप्स आता है, मतलब जो पीरियड पे पर्सन एकदम ठीक हो जाता है, 2 अटैक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें डिसीज प्रोग्रेस नहीं करती है। तो ये इसका मेन फीचर है।
फिर इसमें और 85% जो पेशेंट्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उनमें रिलैप्सिंग री-एमिटिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो यहाँ पे वही दिया है, रिलैप्सिंग री-एमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैरेक्टरिस्टिक बाय डिस्क्रीट attack of neurological deficit with either full or partial recovery in subsequent week to months. The period between relapses are characteristic by lack of disease progression. The stable patient may have the local inflammatory activity that is clinically silent, affects almost 85% of the patient with multiple sclerosis at diagnosis. अब सेकंड है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक बाय इनिशियल रिलैप्सिंग री-एमिटिंग कोर्स followed by a change in clinical course with progression to the steady and irreversible decline with or without continued acute attack. स्टार्टिंग में रिलैप्सिंग री-एमिटिंग जैसे अटैक आएंगे, पर धीरे धीरे जैसे ही 2-3 अटैक आ गए या फिर उससे ज्यादा, फिर धीरे धीरे ये जो है कंटिन्यूसली डिसीज प्रोग्रेस करने लगेगी, पेशेंट को जो है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करने लगेगी। स्टार्टिंग में रिलैप्सिंग री-एमिटिंग है और बाद में जो है कंटिन्यूस टाइप है। मे बी रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सोनल लॉस रेदर देन न्यू लेजन। अब इसमें होता क्या है कि नए लेजन नहीं बनते हैं, जैसी डिसीज प्रोग्रेस होती है तो एक्सोनल लॉस होने लगता है। बिफोर न्यू ट्रीटमेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विद रिलैप्सिंग री-एमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रोग्रेस टू सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देते, पेशेंट को ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, रिलैप्सिंग री-एमिटिंग से जो है पेशेंट सेकेंडरी प्रोग्रेसिव की तरफ जो है प्रोग्रेस हो जाता है। थर्ड है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाम से ही पता चलता है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जब से वो उसका ऑनसेट हुआ है पर्सन का, वो जो है अटैक्स जो है वो इस तरह से डिस्क्रीट अटैक नहीं आएंगे, कंटिन्यूसली स्टेडीली जो है वो डिसीज प्रोग्रेस होती रहेगी फ्रॉम ऑनसेट। कैरेक्टरिस्टिक बाय डिसीज प्रोग्रेशन एंड स्टेडी फंक्शनल डिक्लाइन फ्रॉम ऑनसेट, patient may experience modest fluctuation in neurological disability but discrete attack do not occur. इसमें discrete attack नहीं होंगे। Primary progressive multiple sclerosis is associated with later onset. Later onset मतलब एज जो है 40 years के बाद ही होगा and more equal gender distribution. Affects approximately 10% of the patient with multiple sclerosis. Fourth type है Characteristic progressive relapsing multiple sclerosis PRMS, characteristic by the steady deterioration in disease from onset, similar to primary progressive multiple sclerosis but with occasional acute attack. ये थोड़ा प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसा ही है कि स्टेडी डिटोरेशन होता है, पर बीच बीच में इसमें क्या होता है कि अटैक्स आते रहते हैं। इंटरवल बिटवीन द अटैक आर कैरेक्टरिस्टिक बाय कंटिन्यूस डिसीज प्रोग्रेशन, अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 5% पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये था 4 टाइप्स के मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसके सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला है सेंसरी सिम्टम। सेंसरी सिम्टम में या तो हाइपोस्थीशिया या पैरेस्थीशिया। हाइपोस्थीशिया और नमनेस मतलब डिक्रीज इन सेंसेशन होगा, पैरेस्थीशिया मतलब पिन और नीडल टाइप सेंसेशन। सेकंड है पेन। पेन में पैरोक्सिमल लिम्ब पेन हो सकता है। अब पैरोक्सिमल लिम्ब पेन में होता क्या है कि एबनॉर्मल बर्निंग और एक्किंग पेन होगा, जिसे डिसएस्थीशिया भी बोलते हैं, और ये जो है मोर कॉमन लोअर एक्सट्रीमिटी में होगा, और नाइट में ये जो पेन है वो वर्स हो जाएगा और एक्सरसाइज के बाद भी। सेकंड है हेडेक, और थर्ड है ऑप्टिक और ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस, टिक्स डोलोरिक्स भी बोलते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंसरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का अगर सेंसरी डिवीजन का डीमाइलिनेशन हो जाए तो ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस होता है। अब ये जो सेंसरी डिवीजन है वो हमारे फेस को, चेक को और जॉ को सप्लाई करता है। तो अगर ये सेंसरी डिवीजन अफेक्ट हुआ तो पर्सन को क्या होगा, ईटिंग, शेविंग या सिंपल टचिंग भी करेंगे ना उसके फेस को तो उसे पेनफुल लगेगा वो। लैरमेंटे साइन ये काफी कॉमन है जब भी पोस्टीरियर कॉलम डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें क्या करते हैं, जब नेक का फ्लेक्शन होगा
तो पर्सन की जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे। सो लैरमेंथे साइन काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉमन साइन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम डैमेज इन द स्पाइनल कॉर्ड इन विच फ्लेक्शन ऑफ नेक produces an electric shock sensation running down into spine to the lower extremity. हाइपरपैथिया मतलब सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, थोड़ा सा भी स्टिमुलाई देंगे तो पर्सन को हाइपर लगेगा। क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन जो है अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो है डीमाइलिनेशन होगा तब होता है। कॉग्निटिव सिम्टम में पर्सन का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा। जनरली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कम देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस वो ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विजुअल सिम्टम्स। तो सेंसरी सिम्टम्स पेन के बाद फिर कोग्निटिव के बाद नेक्स्ट है विजुअल, आई से रिलेटेड। सबसे पहले ब्लर्ड और डबल विजन होगी, डिप्लोपिया। वो इसलिए क्योंकि मसल्स जो होंगे आई के वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। सेकेंड है डिमिनिश्ड एक्यूट और लॉस ऑफ विजन। थर्ड है स्कोटोमा। फोर है निस्टैग्मस मतलब जर्की मूवमेंट ऑफ आई की जो जर्की मूवमेंट है वो। लेटरल गेज पाल्सी जिसे इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी बोलते हैं, INO। अब इसमें होता क्या है, इट प्रोड्यूस इनकम्प्लीट आई एडक्शन ऑन द अफेक्टिव साइड। जो पर्सन की अफेक्टेड साइड होगी वहां पे वो इनकम्प्लीट आई एडक्शन होगा। एंड निस्टैग्मस ऑफ द अपोजिट एबडक्टिंग आई विद गेज टू द वन साइड। इट इज कॉज्ड बाय द डीमाइलिनेशन ऑफ पोंटाइन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। तो ब्लर्ड विजन, लॉस ऑफ विजन या डिमिनिश्ड एक्यूटी, स्कोटोमा, निस्टैग्मस, लेटरल गेज पाल्सी। और नेक्स्ट है मार्कस गन प्यूपिल। मार्कस गन प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल प्यूपिल रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे एक फिगर है, जब भी कोई पर्सन को जो है ब्राइट लाइट उसकी आंख में डालते हैं तो प्यूपिल जो है वो बीच का वो कंस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे जो है फिगर में बताया भी गया है कि ये जो है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होता है जब ब्राइट लाइट आती है। और अगर लो डिम लाइट हो तो प्यूपिल जो है इस तरह से डायलेट होता है, ये बीच का ब्लैक पार्ट। लेकिन मार्कस गन प्यूपिल में क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल प्यूपिल है, अगर हम ब्राइट लाइट डालते हैं पर्सन की आंख में तो उसका जो है ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए, पर कंस्ट्रिक्ट होने की जगह उसका प्यूपिल जो है इस तरह से डायलेट हो जाता है। तो ये जो है इसे मार्कस गन प्यूपिल बोलते हैं। और अगर इसे ट्राई करना हो तो आप किसी पर्सन की आंख में जो है फ्लैश लाइट या ब्राइट लाइट डालोगे तो उसमें इजीली जो है वो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन दिखेगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता हुआ। लेकिन अगर पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ये कंस्ट्रिक्ट होने की जगह जो है डायलेट होगा। मोटर सिम्टम्स में पैरालिसिस या पैरालिसिस, फैटिग क्या है कि पर्सन जब भी कोई फिजिकल एक्सर्शन करेगा या हीट एक्सपोजर होगा, ह्यूमिडिटी एक्सपोजर होगा, रिड्यूस स्लीप होगी, डिप्रेशन होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा या कोई मेडिकल कंडीशन होगी जैसे कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, वो सब में पर्सन को फैटिग होने के चांसेस ज्यादा है। थर्ड है स्पास्टिसिटी या स्पाज्म। अफेक्टिव सिम्टम्स तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सूडोबल्बर इफेक्ट। सूडोबल्बर इफेक्ट में क्या होता है कि इनवॉलंटरी इमोशनल एक्सप्रेशन, पर्सन जो है वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सडनली लाफिंग, सडनली क्राइंग, इस तरह से जो है इमोशन सडनली आएंगे। स्पीच एंड स्वेलोइंग में डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया। तो डिसआर्थरिया में सबसे पहले क्या होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द स्लर्ड और पुअरली आर्टिकुलेटेड स्पीच विद लो वॉल्यूम, अननेचुरल एम्फेसाइसिस और स्लो रेट। यहाँ पे स्लर स्पीच होगी। डिस्फोनिया में क्या होगा, वोकल, जो आवाज होगी उसमें हाइपर नजल साउंड होंगे, ब्रेथीनेस, हॉर्सनेस, हर्शनेस होगा। तो फोनिया मतलब आवाज, वोकल से रिलेटेड। और डिस्फेजिया मतलब पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ टंग एंड ओरल मसल रिजल्ट इन डिस्फेजिया, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी, पुअर कंट्रोल, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टंग एंड ओरल मसल्स। ब्लेडर सिम्टम्स, ब्लेडर सिम्टम में स्पास्टिक ब्लैडर, फ्लैसिड ब्लैडर, डिसएनर्जिक ब्लैडर और इनकंटीनेंस।
स्पास्टिक ब्लैडर में क्या होता है कि पर्सन देयर इज अ फेलियर टू स्टोर यूरिन, फ्लैसिड में फेलियर टू एम्प्टी ब्लेडर, डिसिनर्जिक में क्या होता है कि प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, और फोर्थ है इनकॉन्टिनेंस। ब्लेडर के बाद बॉल सिम्टम्स, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मोस्टली पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और या तो जो है डायरिया और इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, पर ये जो है लेस प्रॉब्लमेटिक है। सेक्सुअल सिम्टम्स में इम्पोर्टेंस, डिक्रीज लिबिडो, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस सिम्टम में अटैक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटेंशनल ट्रेमर मतलब पर्सन कोई मूवमेंट करने जाएगा और तो उसके जो है ट्रेमर्स आएंगे, डिसमेट्रिया, वेस्टिबुलर अटैक्सिया। वेस्टिबुलर अटैक्सिया में क्या होता है, एबनॉर्मल बैलेंस फंक्शन इन द इनर ईयर, इसीलिए वेस्टिबुलर है यहाँ पे। वर्टिगो जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू ट्रेवल सिकनेस। स्पीच अटैक्सिया, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेटिंग स्पीच। फिर डिस्टोनिया, लोअर लिम्ब पोजीशन फीडबैक। डिसडाइडोकाइनेशिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस रैपिडली अल्टरनेटिव मूवमेंट, मतलब पर्सन जो है रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, तो तीन तरह से पहले तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हो सकती है। पहला एमआरआई, दूसरा है इवोक्ड पोटेंशियल। 90% जो है पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उनमें एबनॉर्मल इवोक्ड पोटेंशियल आता है। जनरली ये जो है विजुअल, ऑडिटरी और सोमैटो सेंसरी पाथवे के लिए लिया जाता है। अगर पर्सन में डीमाइलिनेशन होगा तो उसमें के जो है स्लो कंडक्शन होगा, स्लो कंडक्शन की वजह से इवोक्ड पोटेंशियल एबनॉर्मल आता है। ये तीनों में से विजुअल, ऑडिटरी, सोमैटो सेंसरी में से तीनों में से सबसे कॉमन जो है और सबसे हेल्पफुल जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। थर्ड है पेशेंट जिसको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसमें जो है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उनका लेवल एलिवेट होगा, ज्यादा होगा। उसके अलावा लैरमेंथेसाइन कर सकते हैं अगर जो है पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड लेजन हो। और यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस दी गई हैं, एमआरआई इमेजेस। एमआरआई इमेजेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इस तरह से पर्सन में जो है वो डीमाइलिनेटिंग जो है वो जब प्लैक पूरा बन जाता है इस तरह से जो है वो शो होता है। जैसे यहाँ पे ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये बीच बीच में जो है ये प्लैक्स दिख रहे हैं, तो ये उसकी एमआरआई इमेजेस है। अब मैनेजमेंट जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसके पार्ट 2 में बनाऊंगी, उसमें होगा क्योंकि मैनेजमेंट काफी बड़ा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।